लगता है इसके पीछे भाई जिसने गोली चलाई वो पकड़ गया, बात ठीक है ना, वो तो एक पुलिस का काम है, पुलिस कर रही है, रिपोर्ट लिखेगी, मुकदमा चलेगा, जो होगा। लेकिन बड़े सवाल खड़े होते हैं, हम लोगों ने सियासत को इतना तंग ज़हन बना दिया और पूरे जमात में इस कदर जहर इधर से उधर से सब तरफ से घोल दिया। मैंने जब उनकी पुलिस को सुना, लोकल एसपी कह रहा है कि इन लोगों ने कहा, बताया है पूछताछ में कि हमने इसलिए गोली चला दी कि हमें इनके भाषण अच्छे नहीं लगते। तो इसका मतलब तो युवा ऐसी पीढ़ी बन रही है क्या कि जिसका भाषण समझ में नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, वो उस पर गोली दाग देगा। नदवी साहब, बहुत सही और बहुत वाजिब सवाल आपने किया है सर। असल में ये पूरे भारत के लिए और भारतीय संविधान और कानून, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम चीजों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे इनका भाषण अच्छा नहीं लगता, मैं इन पे गोली दाग दिया। तो हमारे सब के लिए, जो युवाओं का ये देश है भारत, इस देश के लिए और इस देश के लिए फिक्रमंद होने वाले लोगों के लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बड़े डर की बात है कि एक ऐसी नई खेप तैयार हो रही है जो किसी के विचारों को पसंद नहीं करेगी तो उनको गोली से उड़ा देने का काम करेगी, उन पर गोली चला देगी। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और मैं सिर्फ इसी बात पर यह नहीं कहता हूं, बल्कि इन शूटर्स का आप बैकग्राउंड उठाकर देखिए, इनके फोटोज उठाकर देखिए, इनका संरक्षण करने वाले लोगों के बारे में आप देखिए कि आप एक विशेष विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, एक विशेष विचारधारा के लिए काम करने वाले लोग हैं और एक विशेष पार्टी की तरफ से आप उनका रिप्रेजेंटेशन करने वाले लोग हैं। आप ऐसे ही गोली थोड़े दाग देंगे। तो इसकी उच्च स्तरीय जांच की हम लोगों की तरफ से मांग हुई है। जांच के बाद खुलासा होगा कि इसके पीछे साजिश क्या थी। क्या ये एक इत्तेफाकी तौर पे दो नौजवान दिशाहीन होकर गोली चला रहे हैं, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी साजिश है जो कायदे मोहतरम को नुकसान पहुंचाना चाहती थी और बैरिस्टर ओवैसी को उनको शूट करके देश का माहौल खराब करना चाहते थे। तो इसके ऊपर बैरिस्टर साहब ने भी डिमांड करी है कि प्लीज कोड ऑफ कंडक्ट यूपी के अंदर लगा हुआ है, इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ओवैसी साहब की जिम्मेदारी, इस देश के सरकार की जिम्मेदारी कि उनकी हिफाजत करें। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुलेआम नहीं घूम सकता, क्या सड़क पर नहीं चल सकता? कैसे हिम्मत हुई है? कहां गया लॉ एंड ऑर्डर? और क्यों आखिर उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोलता है कि असदुद्दीन ओवैसी एक सांसद, आप छोड़ दीजिए कि वो मुस्लिम है या हिंदू है, आप छोड़ दिए तमाम मुस्लिम का और हिंदू का मसला नहीं ज्यादा। आप इस बात को ले लीजिए कि पार्लियामेंट के अंदर जनता की नुमाइंदगी करने वाला एक सांसद वो सुरक्षित नहीं है, उस पर गोलियां दाग दी जाती हैं। ठीक कौशल, मैं ठीक है नदवी साहब, अभी रुकना होगा, मैं कौशल जी के पास चलूंगा। कौशल जी, एक तो सवाल बुनियादी जो मैं शुरुआत में कह रहा था, आपसे दो सवाल जुड़ते हैं, वो दो सवाल मैं आपके पास लाऊंगा, फिर मनीष जी के पास चलूंगा। पहला, जिस बात की ओर मुफ्ती ओसामा नदवी भी इशारा कर रहे हैं, उसको मैंने और स्पष्ट रूप में शुरुआत में कहा था, हम ये छोड़ दें कि जिस पर हमला हुआ उसका नाम ओवैसी है? उनका नाम रामलाल होता, श्यामलाल होता, ओवैसी होता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है अगर, उसके काफिले पर भरे चुनाव में हमला हो तो फिर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो उठेगा। उस सवाल से नहीं फिर भागा जा सकता ना। पकड़ लिया अच्छी बात, लेकिन हमला हुआ ये खराब बात, और ये लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करती है। और लॉ एंड ऑर्डर ही आपका यूएसपी है पूरे चुनाव में। अभी तक आपका जितना चुनाव प्रचार है उसमें यूएसपी है आपका लॉ एंड ऑर्डर, कि हमने सारे गुंडे मार भगाए, यही है ना थीम। अब इस थीम पर डेंट लगा एक। और दूसरी बात मैं कहूंगा, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं कि हिंदू मुसलमान बन जाए तो इससे थोड़ा लाभ आपको हो जाए, थोड़ा ओवैसी जी की पार्टी को हो जाए, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं। मसला हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। मैं सवाल दूसरा कर रहा हूं, जो लड़के इसमें पकड़े गए, सोशल मीडिया का जमाना है, उनकी पूरी जन्म पत्री, कर्म पत्री, कुंडली सार्वजनिक है, क्यों जहर भरना चाहते हैं? हम चाहे इधर वाले हों चाहे उधर वाले हों,
क्यों जहर भरना चाहते हैं भाई? ऐसी पीढ़ी कौन तैयार कर रहा है जो ये तय करे कि हमको इनकी बात नहीं अच्छी लगी तो हम गोली दागेंगे? अमिताभ जी देखिए, ये घटना है और दुखद घटना है, और किसी भी मतलब ये तो खुद जैसा कि मुफ्ती साहब बता रहे हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनका अपना एक रुतबा है, एक अपनी सिक्योरिटी होती है, जो भी होता है। एक किसी भी कॉमन आदमी के ऊपर भी अगर इस तरह से गोली चलती है तो ये सवाल पैदा करती है। और कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें कि हमारा यूएसबी रहा है कि हम कानून व्यवस्था को सही करते आए हैं, तो मैं उस पर सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस समय शायद ये एक दुखद घटना है, और अगर कहें कि डायरेक्ट सरकार पे इस समय कानून व्यवस्था का दारोमदार नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार अब सस्पेंडेड है और आचार संहिता लगी हुई है। एक बात बताएं कौशल बाबू, एक बात बताएं ना, मुफ्ती साहब एक मिनट रुके, एक बात कहें आपसे। ये बात तकनीकी तौर पर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात आप सब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो मित्र, अभी मान लीजिए कोई दरोगा किसी नामी गुंडे को खेत में दौड़ा के मार देता तो क्रेडिट लेने आप आते, कहते मेरा दरोगा, मैंने कहा था ना गुंडे नहीं रह सकते। ठीक, अब जब गोली चल गई तो कह रहे कि अब इलेक्शन कमीशन गले में घंटी बांध दो। अमिताभ जी अरे भाई देखो, ये हम प्रैक्टिकल बात करो, मेरे आप मुझे जवाब जानते हो, मेरे मंच पर हिपोक्रेसी नहीं। वो किसी भी पार्टी की विचारधारा को समर्थन करते हो या किसी भी पार्टी की विचारधारा में हो, उसके बाद भी उनके ऊपर कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था अपना काम करेगी। और ये एक तरफ ये देखिए, दूसरी तरफ सरकार ने, केंद्र सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए जिस तरह से जेड प्लस सिक्योरिटी तुरंत ऑफर कर दी, ये अब किससे पता चल रहा है कि ओवैसी साहब ने मना कर दी, लेकिन हम सरकार का त्वरित एक्शन तो देखिए कि जेड प्लस सिक्योरिटी तुरंत दे दी, करना चाहिए ताकि जी बिल्कुल आवाम में एक मैसेज जाए। मनीष सिंह के पास आऊं उससे पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर ये दोनों लड़के हार्डकोर क्रिमिनल होते और किसी और कारण से हमला करते कि ओवैसी साहब की गाड़ी में जो आदमी बैठा उससे इनकी कोई लाग डांट है, कोई जमीन का लफड़ा है या लूटपाट करना है, कुछ उस टाइप का जो क्रिमिनल्स का मामला है, तो मेरे लिए कम चिंता का विषय होता। ये जो लोग हैं क्रिमिनल नहीं है, ये पॉलिटिकल नहीं अलाइंड लोग हैं, ये खतरनाक है। ये मैं फिर कह रहा हूं, मैं ओवैसी के साथ खड़ा नहीं हूं, मैं भाजपा के साथ खड़ा नहीं हूं, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं खड़ा हूं, मैं देश के साथ खड़ा हूं। ये रास्ता खराब है, मैं बोल रहा हूं, सबको नुकसान देगा ये रास्ता। मनीष सिंह जी, आपको क्या लगता है, जैसे मदरी साहब कह रहे थे वहां अभी हमारे यहाँ बाइट में कि भाई हमको लग रहा है कि ये ओवैसी जी की पार्टी और भाजपा का मामला है, कुछ फिक्सिंग का एक धारा ये भी चले, क्या आपकी पार्टी की ओपिनियन क्या बनती है, समझ क्या बनती है? देखिए अग्निहोत्री जी, हम लोग हमेशा से कानून व्यवस्था को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरते रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और सरकार से हम कहते रहे हैं कि कानून, आपके जो कानून का राज है उसमें जनता सुरक्षित नहीं है। अग्निहोत्री जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, और आपको आपकी राजनीतिक एनालिसिस और सामाजिक एनालिसिस बहुत अच्छी है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि एप्पल के एक अधिकारी थे विवेक तिवारी जी, लखनऊ में जब उनकी हत्या हुई दिन दहाड़े, उसके बाद से आपने गुप्ता का हत्या हुआ था कानपुर में, गुप्ता जी कानपुर के रहने वाले थे, गोरखपुर में उनकी हत्या हुई थी। और आपने देखा होगा कि मंत्री जी के लड़के ने जिस तरह से लखीमपुर में खुलेआम तौर पर किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी, इन घटनाओं ने और योगी आदित्यनाथ की भाषा शैली ने, ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी की जब भाषा शैली की आप एनालिसिस करेंगे और जिस तरह से युवाओं को उनकी भाषा शैली प्रोत्साहित करती है, इस रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित करती है, आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर के रूप में नहीं, 25 करोड़ आबादी के एक नेतृत्वकर्ता के रूप में नहीं, वो हमेशा एक भाषा बोलते हैं जैसे मालूम पड़ता है कि हिंदू वाहिनी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष। त्रिपाठी जी, ये बड़ी घटना है। इस संदर्भ में वैसे तो दरोगा लेवल का मामला है, निपटेगा, लेकिन राजनीतिक संदर्भों में बड़ी घटना हो जाती है कि चुनाव के समय ऐसा हो जाए तो तमाम सवाल खड़े होते हैं। एक और इससे भी लार्जर पर्सपेक्ट में मेरे पास प्रश्न ये है आपके लिए कि क्या हम इतना असहिष्णु समाज बना रहे हैं जिसमें वैचारिक मतभिन्नता सहन करने की जो वो है सलाहियत है, जो क्षमता है, वो खत्म कर दे रहे हैं?
ऐसा लग रहा है कि सिरिंज लगा के मत भिन्नता को सहन करने वाली क्षमता निकाल के बाहर रख ले जा रही है, और दूसरे वाली पावर बूस्टर डोज लगाई दे रही है कि जिसकी बात अच्छी ना लगे उसके मुंह पे छर्रा मारो उस अटैक से। चाहे कमलेश तिवारी को मार रहो तो भी ठीक, चाहे ओवैसी गाड़ी चलाओ गोली तो भी ठीक। नहीं केपी त्रिपाठी, बिल्कुल अमिताभ जी, कमलेश त्रिपाठी के पास भी अपनी विचारधारा थी, ओवैसी साहब के पास भी अपनी विचारधारा है, हम उनसे तर्क पर लड़े, लेकिन गोली चलाने का तो कोई रास्ता नहीं बनता त्रिपाठी जी। बिल्कुल, यूरोप के इतिहास से लेके अगर जो भारत के इतिहास तक हम देखें अमिताभ जी, तो जब जब फांसीवादी ताकतें ताकतवर होती हैं तो इस तरह की एक नफरत भरा माहौल पैदा होता है। मैंने आपके चैनल पे पहले भी बोला है कि भारतीय जनता पार्टी का विकास नफरत का और विभाजन का विकास है, उसी का ये परिणाम है। अभी आपके वक्तव्य में भी आया था कि तस्वीरें सोशल मीडिया पे जो कुंडली खंगाली जा रही है उसमें किस तरह की निकल के आ रही हैं। किसी भी ऐसी हिंसक घटना की पुरजोर निंदा होनी चाहिए और निंदा हो रही है, लेकिन अगर जो अभी भी आप देखें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने इस पर कोई निंदा जाहिर नहीं की है। दरअसल एक ये संदेश है पूरे देश के लिए कि अब इसी तरह की राजनीति होगी। 2014 से यह देश पूरी तरह से, मैं फिर इस पर कहूंगा जोर देके कि आज से 3 साल पहले इस देश के पढ़े लिखे तबके ने असहिष्णुता का एक मुद्दा उठाया था। इंटॉलरेंस के मुद्दे पर बहुत सारे पुरस्कार वापसी हुई थी, उसको अवार्ड वापसी नाम दे दिया गया था। बहुत आसान होता है किसी को कुछ कह देना, लेकिन एक पढ़ा लिखा तबका होता है जो पहले भांप लेता है, और आज ये जमीन पे दिखाई देने लगा है। नए नए युवा सिर्फ हथियार की ताकत पर चीजों को जब करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और वो भी सिर्फ इस बात पे कि भाषण नहीं पसंद है, विचारधारा नहीं पसंद है, तो इसी को पहले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लग रहा है कि ये लोकतंत्र को खत्म कर रही है, संविधान को खत्म कर रही है, उस विचार को खत्म कर रही है।